क्या किया था हमने लास्ट टाइम? गुड मॉर्निंग। आ रही है मेरी वॉइस सबको? गुड मॉर्निंग मैम। आ रही है मैम आवाज। क्या किया था हमने लास्ट टाइम? मैम इलेक्ट्रिकल अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। मैम किरचॉफ वोल्टेज लूप भी किया था कुछ। आ गया था वहां तक समझ सबको? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम कर रहे थे उस दिन इलेक्ट्रिकल अनडैम्प्ड ऑसिलेटर। इलेक्ट्रिकल अनडैम्प्ड ऑसिलेटर। मैम वो टॉपिक कंप्लीट हो गया था कौन से वाला? जो हम कर रहे थे। वही कर रहे हैं हम लास्ट। हमने देखो लास्ट टाइम क्या किया था हमने? अनडैम्प्ड इलेक्ट्रिक मैकेनिकल ऑसिलेटर किया था। फिर इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर हमने स्टार्ट किया था, उसमें फिर मुझे जरूरत थी उसकी केवीएल रूल बताने की, तो फिर वो बताया था कुछ। ठीक है, उसके बाद हम कर रहे यही रहे थे, इसका भी कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, इसमें देखो एक इंडक्टर लगा हुआ था, एक रजिस्टर बैटरी लगी हुई थी, कैपेसिटर था, एक कैपेसिटर लगा हुआ था। ठीक है, अब अगर एक कैपेसिटर लगा हुआ था यहाँ पे, ये इंडक्टर था, ये कैपेसिटर था। अब कैपेसिटर के अक्रॉस आप लोगों को वोल्टेज पता है कितनी होती है, या फिर चार्ज पता है कितना होता है। कैपेसिटर के अक्रॉस होता है Q इक्वल टू CV, तो यहाँ से वोल्टेज निकल आई Q बाई C। ठीक है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस मुझे चार्ज से वोल्टेज पता चल गई, वोल्टेज क्या है Q बाई C। अब इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस लास्ट टाइम हमने वोल्टेज निकाली थी, कोई बता सकता है क्या आई थी बिना देखे? -LdI/dt। माइनस? मैम इंडक्शन वो नेगेटिव साइन इसलिए आया था ना, क्योंकि वो LdI/dt अपोज कर इसलिए। माइनस एल यही आया था। अपॉन डी टी माइनस आया था साथ में। ओके, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ से अगर हम देखें, जैसे अगर आप कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज मान लो, कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज मान लिया, तो ये फुल्ली डिस्चार्ज होगा। ठीक है, जब जितनी इसके क्रॉस होगी उतनी ही सारी इसके क्रॉस वोल्टेज चले जाएगी, और तो कोई हमने कुछ लगाया नहीं हुआ, कोई सोर्स नहीं लगाया हुआ, कुछ नहीं लगाया हुआ। ठीक है, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ कि वोल्टेज अक्रॉस सी इसके इक्वल है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो यहाँ से आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितनी है, Q बाई C इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर माइनस L di/dt। तो यहाँ से L di/dt प्लस Q बाई C इज इक्वल टू 0। ये इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे I है, यहाँ पे Q है, तो क्या हम इन दोनों या फिर I को कन्वर्ट कर लो चार्ज में, या फिर चार्ज को कन्वर्ट कर लो I में। तो हमें पता है करंट क्या होता है, dQ/dt। करंट क्या होता है, dQ/dt। तो यहाँ से निकलेगा d/dt, इसको ना हम स्मॉल q चाहे कैपिटल Q ले लो, Q/dt प्लस Q/C इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा डबल डेरिवेटिव प्लस Q/C इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ से नीचे विजिबल है सबको? मैम एक मिनट ना, रब ना करना। हाँ जी, रब नहीं कर रही अभी मैं। तो अगर मैं L को डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, d² Q/dt² प्लस Q/LC इज इक्वल टू 0। ठीक है, d² Q/dt² प्लस Q/LC इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से आप इसको कंपेयर करो सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, d² x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे q वेरिएबल है। ठीक है,
तो देखो सेम चीज है, तो ओमेगा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या निकल आई है, ओमेगा स्क्वायर 1 by की LC। वैल्यू हमारे पास 1/LC आ गई है, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई है 1/√LC, ये निकल गई है, ठीक है। मैम 1 मिनट साइड हो जाओ, अब रुक लिख लेने दो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम आज आप इवनिंग में फ्री हो? हाँ जी। नहीं, इवनिंग में आज नहीं फ्री। बताओ क्या हुआ। मैम एक्चुअली आज हमारी मैथ्स की क्लास 5 to 7 लग रही थी, तो 7 to 9 वाला था, तो आप उसमें हमारी फिजिक्स की क्लास ले सकते हो, वो इजी करवाने के लिए। कितने 7 से 9 आपकी मैथ्स की क्लास कब है? 5 to 7 हो गई मैम, आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं है। जी। 7:30 to 9 o'clock ले लेना। चलो देखते हैं, वैसे पॉसिबल नहीं है। ओके मैम। हाँ जी, चलो अगर हुआ तो ले लूंगी, कोई इशू नहीं है। फिर इसी को मैम कंप्लीट कर कर लिया लेंगे, मैंने। वाइब्रेशन वेव्स को। इसी को कंप्लीट कर लेंगे अगर क्लास लगाई वाइब्रेशन वेव्स को। अच्छा तो मैम देखो इसी को हमारे कंप्लीट कर पास, लेना। मैम इसी को ही कंप्लीट कर लेना। हाँ जी इसी का ही बोल रही हूँ मैं। तो हमारे पास देखो एक चीज है, आपने रिजल्ट सेम आएंगे, रिजल्ट सेम निकल के आएंगे। रिजल्ट सेम निकल के कैसे आएंगे, अगर आपको याद हो मैकेनिकल ऑसिलेटर में क्या किया था आपने, मैकेनिकल ऑसिलेटर में आपने ये चीज की, मैकेनिकल ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी निकली थी ये ओमेगा के बाय एम, ये था। sorry, तो ओमेगा की वैल्यू निकली थी √k/m। देखो सेम चीज हमने यहाँ पे की है, ठीक है। तो हमारे पास अभी तक हमने दो चीजें की है, एक किया है अनडैम्प्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर, मैकेनिकल ऑसिलेटर के लिए फ्रीक्वेंसी इतनी आ गई है, और उसके बाद आता है अनडैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, तो उसके लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है 1/√LC, ठीक है। हमारे पास से ये चीज निकल के आ गई है। एक मिनट रुकना, एक मिनट चेक कर लेने दो। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो आप निकाल सकते हो टाइम पीरियड। मैम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और फिर टाइम पीरियड निकाल लेंगे। टाइम पीरियड क्या होगा 2π/ओमेगा। यस। और चीजें निकालने की जरूरत है। हाँ, लास्ट टाइम देखो जैसे हमने इसका सोल्यूशन निकाला था, याद है किसी को? इसका मैंने सोल्यूशन निकाला था, सोल्यूशन क्या था, x = a sin ओमेगा t, ये था सोल्यूशन इसका। सेम चीज यहाँ पे आ जानी है, इसका भी सोल्यूशन आएगा। x यहाँ पे क्या आ जाएगा, q = Q0 आ जाएगा साइन ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू हमने ये निकाली है। तो दोनों को आपने पैरेलली लेके चलना है, दोनों को आपने पैरेलली लेके चलना है। कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में ये चीज होती है, ठीक है। मैं दोनों का लिख देती हूँ कि आपने याद क्या करना है। x = b sin ओमेगा t नहीं होगा, a तो 0 आ गया था। साइन ओमेगा टी लिखा है, b sin ओमेगा t था मैम। कांस्टेंट है, मर्जी लिख सकते हो। ओके मैम। देखो इसके लिए हमारे पास x आया है
या फिर पहले मैं इक्वेशन ही लिख लेती हूँ, डी स्क्वायर एक्स बाई टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0। ये चीज आई है, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकली है रूट के बाई एम, और एक्स की वैल्यू हमारे पास यही है बी साइन ऑफ ओमेगा, ये निकली है। फिर पैरेलली आपने याद करना है अनडैम्प्ड, विजिबल है सर, अनडैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, ये तो चीजें आपके याद भी हो गई होंगी। अनडैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, इसमें क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा क्यू 1 बाई एल सी क्यू इज इक्वल टू 0, ये बन गया। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकली 1 बाई रूट एल सी, और यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, फिर से वही यहाँ पे क्यू नॉट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्यू नॉट, यहाँ पे चाहे आप एक्स नॉट ले सकते हो एम्पलीट्यूड को, वो आपकी चॉइस है, ठीक है, जैसे मर्जी आप नोटेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, ये बन जाएगा। तो आपने अभी तक वाइब्रेशन एंड वेव्स में ये रिजल्ट याद करने हैं, ठीक है, वाइब्रेशन एंड वेव्स में आपने अभी तक ये रिजल्ट याद रखने हैं और याद हो भी गए होंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस पे। डैम्प्ड ऑसिलेशंस में क्या होगा, लिख लिया ये सबने? यस मैम। अब क्योंकि रियल लाइफ में आते हो, अगर आप किसी पेंडुलम को, किसी को भी हिला के, पेंडुलम को हिला के छोड़ दोगे, वो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस मोशन में ही रहेगा, सेम एम्पलीट्यूड के साथ मूव ही करता रहेगा, कुछ टाइम बाद रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। तो रेस्ट पे आ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं से कुछ तो लग रही है ना ऑपोजिशन, कोई ना कोई रेजिस्टेंस लग रही है ना, वो कौन सी रेजिस्टेंस होती है, एयर रेजिस्टेंस होती है। तो अभी हमने क्या करना है, डैम्प्ड ऑसिलेटर जिसमें सब कुछ सेम रहेगा बट एक चीज ऐड कर देंगे, वो होगी डैम्प्ड, वो होगी एयर रेजिस्टेंस, हम ऐड कर देंगे उसमें। उसमें मैम हम इसमें Q इज इक्वल्स टू Q नॉट साइन ओमेगा टी था। क्या हुआ, मैम जो सोल्यूशन था Q इज इक्वल्स टू Q नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ जी, डैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, डैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। अब इसमें हमने क्या करना है, जस्ट एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करना है, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर दो, ठीक है। और जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो फोर्स लगती है वो होती है माइनस आर, क्या होती है, माइनस आर डी एक्स बाई डी टी, माइनस आर डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पे आर क्या है, ये चीज है, पता, आप इसको कैसे समझ सकते हो कि जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो फोर्स आएगी, ठीक है, वो आती है dx बाई dt, ये इसके प्रोपोर्शनल होती है। ये इसके प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी वेलोसिटी को कम करने का काम करना है इसने, ठीक है। इस रेजिस्टेंस ने क्या करना है, वेलोसिटी को कम करने का काम करना है। ये वेलोसिटी हम ऑसिलेटर की ले रहे हैं dx by dt है ना, हाँ जी, कि dx by dt जो वेलोसिटी आएगी ये हाँ ऑसिलेटर जी, की लिए, बोल सकते हो ऑसिलेटर की वेलोसिटी आएगी, जैसे वो तो उसी वेलोसिटी से वाइब्रेट कर रहा है ये। एयर की वेलोसिटी तो नहीं बोल सकते ना, नहीं नहीं, एयर के कारण तो फोर्स लगेगी F। हाँ जी, देखो क्या करना है, आप इसको सोचना, मतलब आप इसको रियल लाइफ में चीज सोचो कि एक पेंडुलम है, ठीक है, मींस एक धागा लटका दिया है मैंने, उसके नीचे एक मास लटका दिया, मैंने उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, एयर की वजह से उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो क्या काम किया, एयर रेजिस्टेंस ने उसकी वेलोसिटी कम कर दी, वेलोसिटी कम करते जाओगे एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0,
एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे मैंने तभी लिखा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। ये वेलोसिटी को क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा, नेगेटिव साइन इसी वजह से आया है। अगर आप यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, उस कांस्टेंट को हमने बोला है आर, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज है। तो फोर्स हमारे पास है एयर रेजिस्टेंस की वजह से कितनी आ गई है, माइनस आर डी एक्स बाई डी टी। अब हमारे पास सेम चीज वही है। हमारे पास अगर आप लोगों को याद हो मैकेनिकल ऑसिलेटर में हमने क्या काम, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर मैकेनिकल ऑसिलेटर है, यहाँ पे चेंज कर दो, मैकेनिकल बोला था मैंने, पहले मैकेनिकल करेंगे। डैम्प्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर हमने ये चीज किया था, ये इक्विलिब्रियम में था, इसको पकड़ के खींच दिया, ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरफ फोर्स लगी थी एफ पर, ठीक है। इस तरफ कौन सी फोर्स लगती है, रिस्टोरिंग फोर्स। इस तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लगी और कितनी होती है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब इसी तरफ एक रेजिस्टेंस भी लगी है, इसी तरफ ऑपोजिशन में क्या है, एक रेजिस्टेंस भी लगी है। वो कितनी, एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक फोर्स भी लगी है, वो कितनी है, माइनस आर डी एक्स बाई डी टी। तो अगर हम एक्सप्रेशन लिखें, लास्ट टाइम हम लिख रहे थे एफ को माइनस के एक्स और एफ को लिख देते थे एम के, ये एम ए, यही लिखते थे ना। फोर्स होती है माइनस के एक्स, फिर एफ को हम लिख देते थे एम ए। बट यहाँ पे जो फैक्टर ऐड हो जाएगा, कौन सा, ये वाला आर डी एक्स बाई डी, ठीक है। क्योंकि इसी डायरेक्शन में लगना है, ये इसी डायरेक्शन में ऑपोजिशन देगा ये इसको। तो हमारे पास यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये फैक्टर ऐड हो जाएगा, माइनस आर डी एक्स बाई डी। तो अब हमारे पास अगर आप इस साइड लेके आओगे इसको, एम ए प्लस के एक्स प्लस आर डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ए एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, डबल डेरिवेटिव करके। एक्सेलरेशन को ऐसे लिख दिया, प्लस आर, इसको मैंने आगे लिखा आर डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैंने एम के साथ डिवाइड कर दिया, तो बना डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एम dx by dt plus k by m x is equal to 0। हमारे पास ये चीज आई। अब आप इस चीज को देखो, ये अनडैम्प्ड की फ्रीक्वेंसी है, ये अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है। इसको हम लिखते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m, ठीक है। ये अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है, तो इसको लिखेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। उसके बाद इस फैक्टर को मैं लिख रही हूँ 2b, ठीक है। आर बाई एम को हम लिख रहे हैं 2b। तो यहां से अब क्या बन जाएगा, d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर 2b dx बाई dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये आ गई है किसके लिए, डैम्प्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डैम्प्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। यहां तक किसी को डाउट हो पूछ सकते हो। 2b क्या बोलेंगे? किसको, 2b मैम, 2b। 2b को डैम्पिंग टर्म बोल रहे हैं, ये डैम्पिंग है, डैम्पिंग टर्म। क्योंकि यही वाली टर्म क्या करेगी, डैम्पिंग प्रोड्यूस करेगी ना, कि ये तो जी मैम। ऑलरेडी हमारे पहले भी था, बट इसकी वजह से डैम्पिंग हो रही है, तो ये बन गई हमारी डैम्पिंग टर्म। अच्छा, इसका ये ऐसे ही लेके चल पड़े। चलो वैसे अगर मैंने डायरेक्ट याद करवाया आपके, होगा नहीं याद, चलो कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक क्लियर है सबको, करवा दूं आगे। यस मैम। अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन आ गई है,
डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2b dx बाय dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारा काम क्या था, जैसे हमने लास्ट टाइम एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, वहां से फिर उसका सॉल्यूशन लिखा था, फ्रीक्वेंसी पता चल गई मुझे, वहां से फिर क्या पता चल गया था, उसका सॉल्यूशन निकाला था हमने। सेम चीज यहाँ पे भी करनी है, यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसे फाइंड करेंगे। मैंने मान लिया, लेट कर लो, इसका सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर अल्फा t। ठीक है, x इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर अल्फा t। वैसे ये ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा। इसमें ना एक मिनट, आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन कर ली है ना? अगर आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर ली है, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? इसको सॉल्व करने मैंने का होमोजेनियस ऐसे कर लेंगे डी स्क्वायर प्लस 2b डी डी बाय डी को लिख देंगे हाँ डी, जी और डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर को लिख देंगे डी डी स्क्वायर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर एक्स प्लस 2b dx ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो x x x कॉमन निकाल लेते हैं, में रख लेंगे x निकल गया कॉमन इज इक्वल टू 0। अब x, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड 0 पड़ी है, राइट हैंड साइड 0 पड़ी है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को 0 होना पड़ेगा। इसकी x 0 हो नहीं सकती, क्योंकि अगर x 0 हुआ तो सब कुछ ही 0 हो जाएगा, तो इस टर्म को क्या होना पड़ेगा, 0। तो डी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। d की कैसे वैल्यू निकालेंगे? d की वैल्यू होती है माइनस 2b प्लस माइनस 4b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 4d ओमेगा नॉट स्क्वायर मैम, ओमेगा नॉट स्क्वायर आएगा ओनली ओमेगा नॉट स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू, हाँ इसको ना कन्वर्ट कर लो। एक मिनट, ये क्या है, डिवाइड बाय 2 ग्रुप में कोई कुछ बोल रहा है? नहीं, इसको आप लोग कंपेयर कर सकते हो इसके साथ, जैसे डी स्क्वायर हो गया, नहीं किया, क्या हुआ, डिवाइडेड बाय 2 भी तो आएगा डी की वैल्यू में। एक मिनट अभी लिख रही हूँ मैं ना आपको कंपेयर करना सिखा रही हूँ कि ये कैसे होता है। ऐसी क्वेश्चन होती है, देखो, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 2b और c की वैल्यू हो गई ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू कितनी है 1। अब यहाँ से 4 बार निकल आया, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 b स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ये बना। तो हमारे पास d के दो वैल्यूज आ गई हैं, कौन सी? एक आ गया है प्लस आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्लस आ जाएगा, ये आई हैं दो वैल्यूज। क्या ये दो वैल्यूज मुझे बताओ, ये रियल है क्या? क्या ये दोनों का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा या फिर कैसे होगा? मैम ये ये दोनों वैल्यू, तो यस, डिपेंड डिपेंड करेगा k पे ओमेगा पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपको आइटा दिख ही नहीं रहा। अगर आपको आइटा दिख ही नहीं रहा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अगर हमने इसका सोल्यूशन लिखना हो, अगर आइटा दिख ही नहीं रहा मींस ये रियल है। ठीक है, ये रियल है, रियल रूट्स आए हैं इक्वेशन के। अगर रियल रूट्स आए हैं तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा? c1 e raised to पर पहले वाली पावर x फिर प्लस c2 e raised पर सेकंड वाला जो निकली है वैल्यू इनटू x। यस, इसको d1 इसको d2, तो ये बन जाएगा d1t प्लस b e रेज़ टू पावर d2। ये होता है सॉल्यूशन जब रियल रूट निकलते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू a, कोई a और b कांस्टेंट है, e रेज़ टू पावर फर्स्ट रूट, e रेज़ टू पावर सेकंड रूट, का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस b माइनस
बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी। ठीक है, अब यहाँ से e रेस टू पावर माइनस बी टी ई रेस टू पावर माइनस बी टी कॉमन निकल सकता है, हमने बाहर कॉमन निकाल दिया, तो ये बनेगा a e रेस टू पावर माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी। ठीक है, ये ऐसे है टी प्लस बी ई रेस टू पावर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू टी। ये चीज बन गई है। एक्स हमारे पास ये निकल के आ गया है। ठीक है, अच्छा एक्स हमारे पास अगर ये निकल के आ गया है, अब नेक्स्ट करते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट हो? मिनट नीचे वाला रब मत करना। लिख लो जल्दी से, क्योंकि ये रब हो जाएगा अदरवाइज। मैम D1 D2 चेंज हो सकते हैं ना आपस में, नेमिंग तो कोई भी कर लो, रूट्स हैं। क्या हुआ? मैम D1 D2 आपस में चेंज हो सकते हैं ना, जैसे लिखते वक्त। आगे लिख लो, पीछे लिख लो, सेम ही हाँ चीज है। जी मैम। फिर इसको चलो जैसे लिखा है लिखे रहने दो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। लिखो जल्दी मैम से। ये सॉल्यूशन बताना एक बार रिपीट कर दो, ये सॉल्यूशन वाला कि ए ई पावर D1 टी और D2 टी, ये इस फॉर्म में क्यों लिखा है अपन ने? आप लोगों ने ना सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किया होगा, सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे क्या होता है, तो वही चीज थोड़ी बता देती हूँ। अगर आपके पास होमोजेनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस मींस राइट साइड पे क्या पड़ा होना चाहिए, जीरो। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर मींस मैक्सिमम ऑर्डर कितना आ रहा है, टू। मैक्सिमम ऑर्डर कितना आ रहा है, टू। तो इसके लिए हमारे पास अगर रूट्स निकल के आए हैं, अगर जो रूट्स है वो रियल आए, ठीक है, अगर रूट्स रियल आए तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या बनता है, ए ई रेस टू पावर D1 टी प्लस बी ई रेस टू पावर D2 टी। ऐसे ही चलता जाता है, जितने रूट्स होंगे उतनी बार ये टर्म्स लिखी जाती है। ठीक है, अगर आपके पास जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हो एंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो, या फिर इमेजिनरी हो एंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का क्या मतलब होता है कि अगर ये वन प्लस आइटा है तो ये वन माइनस आइटा होना चाहिए। मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक प्लस है तो एक क्या होना चाहिए, माइनस। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स। ठीक है, तो अगर दो रूट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाए तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या निकलेगा, ए ई पावर ए टी। रियल वाला पार्ट लेना, ए नहीं लिखना, ई रेस टू पावर रियल पार्ट, फिर अंदर cos आएगा of dt कांस्टेंट ए कॉस ऑफ dt प्लस plus बी b sin of साइन dt। ऑफ dt। ये आता है। मोस्टली ये दोनों चीजें यूज की जाती है मोस्टली, तो ये चीजें याद कर लो कि होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर रूट्स आ जाए रियल, ठीक है, रियल ही आए थे, कोई आइटा दिख ही नहीं रहा था, तो रियल आ गया तो उसका सोल्यूशन ये होगा। अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आते हैं तो सोल्यूशन ये होगा। क्लियर है तन्वी? तन्वी ने पूछा था, किसने पूछा था? यस मैम क्लियर है। लिख लिया ये सबने? लिख लो वो भी चीज जल्दी से, 2 मिनट दिए। लिख लिया मैम। बाकियों ने? लिख लिया मैम। अच्छा, तो हमारे पास सोल्यूशन ये है, तो यहाँ पे 3 केसेस निकल के आए।
पे 3 केसेस निकल के आएंगे। वो 3 केसेस हैं क्या? हमारे पास फर्स्ट होगा जब ये वाली टर्म बड़ी होगी, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस हो सकता है जब बी स्क्वायर लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वायर के, और थर्ड केस क्या बनेगा? जब बी स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल हो, ठीक है। हमारे पास 3 तरह के केसेस बन सकते हैं कि जब बी स्क्वायर ग्रेटर हो, इससे लेस हो या फिर इक्वल हो। 3 तरह के केसेस निकल के आएंगे। और जब आपके पास ये वाली टर्म बड़ी हो, ये वाली टर्म है क्या? ये डंपिंग टर्म है। ये क्या है? डंपिंग टर्म है। अगर आपके पास डंपिंग टर्म ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो उसको बोलोगे हैवी डंपिंग, हैवीली डैम्प्ड। इसको क्या बोलोगे? हैवीली डैम्प्ड ऑसिलेटर। क्योंकि बी हमारी क्या थी? डंपिंग टर्म थी, ठीक है। 2b हमारा क्या था? डंपिंग टर्म थी। तो अगर b बड़ा आ रहा है मींस हमारे पास डंपिंग ज्यादा होगी, तो इसको बोलेंगे हेवीली डैम्प्ड ऑसिलेटर। यहाँ पे क्या है? डंपिंग, और जो डंपिंग टर्म है वो है स्मॉल है, किससे? ओमेगा नॉट स्क्वायर से। तो b स्क्वायर डंपिंग टर्म स्मॉल है ना, इसको बोलेंगे लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर। इसको बोलोगे लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर। उसके बाद आता है जब ये दोनों इक्वल हो जाएं, इसको बोलते हैं क्रिटिकल डैम्प्ड ऑसिलेटर। इसको बोलते हैं क्रिटिकल डैम्प्ड ऑसिलेटर। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि ये चीजें क्या होती हैं। जब बी स्क्वायर बड़ा होगा, हाँ जी मैम ये जो लास्ट वाला केस है, ये तो फिर हाँ मैम जी, फर्स्ट वाला ही बन जाएगा ना, क्योंकि उसमें ये बी वाला फैक्टर इक्वल हो जाएगा, तो मतलब एक तरह से वही वही केस बन जाएगा ना मैकेनिकल का। अभी देखेंगे, अभी देखेंगे। ओके ठंड मैम। रखो, गर्मियों में ठंड रखो। अच्छा, अब आप एक चीज देखो, बी स्क्वायर ग्रेटर देन है ओमेगा नॉट स्क्वायर के, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि ये वाली टर्म हम इससे ज्यादा है। अगर इससे ज्यादा है तो यहाँ पे हमारे पास आइटा निकल के नहीं आएगा। यहाँ पे आइटा निकल के नहीं आएगा। अगर आइटा निकल के नहीं आएगा, आप लोगों को एक चीज पता है कि e रेज़ टू पावर अल्फा, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा है, ठीक है। e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा को मैं लिख सकती हूँ cos ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। थीटा sin ऑफ थीटा। अगर आपके पास e रेज़ टू पावर सिर्फ थीटा हो, अगर e रेज़ टू पावर सिर्फ थीटा हो, तो इसको लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक थीटा प्लस आइटा sin हाइपरबोलिक थीटा। ये लिख सकते हो आप। आइटा आता है शायद, ठीक है। तो अगर e रेज़ टू पावर आइटा थीटा, इसको लिखते हो cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। अगर e रेज़ टू पावर थीटा हो तो उसको लिखोगे cos हाइपरबोलिक थीटा आ जाएगा, यहाँ पे h आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इससे हमें क्या पता चलता है? cos ऑफ थीटा ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, ऑसिलेटरी मोशन करते हैं। cos थीटा और sin थीटा ऑसिलेटरी मोशन करते हैं, ठीक है। cos थीटा और sin थीटा ऑसिलेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये ऑसिलेटरी मोशन बनाएंगे। बट cos और जो cos हाइपरबोलिक और sin हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये नॉन ऑसिलेटर मोशन बनाते हैं। ये नॉन ऑसिलेटरी मोशन बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे आने वाले मींस डैम्प में भी काम आएगी, जब फोर्स ऑसिलेटर आएगा तब भी काम आएगी। ये बनाते हैं नॉन ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। और ये बनाते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशंस बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, अगर आप लोगों ने ये चीज लिख ली है, अब यहाँ पे आइटा निकल ही नहीं सकता, क्योंकि बी स्क्वायर क्या है? बड़ा है ओमेगा नॉट स्क्वायर से। तो यहाँ से भी आइटा नहीं निकल सकता, यहाँ से भी आइटा नहीं निकल सकता। तो इसको भी हम कॉस्ट की टर्म में लिखेंगे, इसको भी हम कॉस्ट की टर्म में लिखेंगे। तो हमारा यहाँ से जो रिजल्ट आया वो क्या आया है? ये एक नॉन ऑसिलेटरी चीज आ गई है। ये एक नॉन ऑसिलेटरी मोशन आ गया है। या फिर आप इसको
नॉन पीरियोडिक भी बोल सकते हो, नॉन पीरियोडिक आ जाएगा मोशन, ठीक है। और ये क्या होता है, पीरियोडिक मोशन। तो हमारे पास यहाँ से जब भी हेवीली डैम्पिंग हो रही है तब हमारे पास नॉन ऑसिलेटरी मोशन आ जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ऑसिलेशन नहीं बनेगी तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे देखो ये नॉन ऑसिलेटरी बना रही है ये वाली टर्म, बट यहाँ पे e⁻ पड़ा है, तो जो हमारा x है वो एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, ठीक है। क्योंकि डैम्प्ड ऑसिलेटर है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होती जानी है, वो क्या है, डिक्रीज होती जाएगी टाइम के साथ। तो वो डिक्रीज कैसे होगी, किस रेट से डिक्रीज होगी, वो होगी एक्सपोनेंशियली, वो होगी एक्सपोनेंशियली डिके होना है यहाँ पे, ठीक है। हेवीली डैम्पिंग में यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -dt के, तो यहाँ पे जो x है वो एक्सपोनेंशियली डिके करेगी, एक्सपोनेंशियली डिके करेगी। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है कि क्या लिखा है मैंने, लिख लो जल्दी से। हम साथ में नॉन पीरियोडिक होगा हेवीली डैम्प में। यस, नॉन पीरियोडिक होगा। मैम एक्सपोनेंट का मतलब वो एकदम से डिक्रीज करेगा मैम? एक्सपोनेंशियली एकदम से डिक्रीज करता है, ओ मैम धीरे धीरे। यस एकदम से डिक्रीज करता है। हैवीली, हैवीली का क्या मतलब है, एकदम से डिक्रीज करेगा। अभी मैं ग्राफ बना दूं पर मेरे पास जगह कम रह जाएगी, जगह कम रह जाएगी। चलो बना ही देते हैं कहीं, तो यहाँ पे बनाती हूँ, लिख लिया, मैं कर दूंगी। लिख लिया मैम। तो हेवीली डैम्प में जो x है, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, वो एक्सपोनेंशियली डिके करती है और बहुत जल्दी जीरो पे आएगी, बहुत जल्दी जीरो पे आएगी। इस तरफ मैं रख रही हूँ टाइम, इस तरफ रख रही हूँ डिस्प्लेसमेंट, तो ये बहुत जल्दी डिके करेगा, बहुत जल्दी। तो जो ये मैंने बना दिया है ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, ये बट बहुत फास्ट, बहुत जल्दी इसकी वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगी, मींस हमारा वो मोशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर पे, उसके बाद आएगा लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर। लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर में क्या होगा, बी स्क्वायर छोटा है इससे, बी स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर से स्मॉल है। अगर ये छोटा है इसका मतलब यहाँ से एक माइनस का फैक्टर आएगा, यहाँ से एक माइनस का फैक्टर बाहर निकलेगा। अगर यहाँ से एक माइनस का फैक्टर बाहर निकलेगा तो ये ऐसे है कुछ, e रेज़ टू पावर माइनस, ये माइनस बाहर निकला, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइटा, इसको हम क्या लिखेंगे, आइटा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी। ऐसे ही यहाँ से भी माइनस का फैक्टर बाहर निकलेगा, आइटा आ जाएगा, ठीक है। तो आइटा आ चुका है, आइटा आया e रेज़ टू पावर आइटा थीटा, मतलब इसको क्या लिख दोगे, cos थीटा प्लस sin थीटा, इसको क्या लिख दोगे, cos थीटा प्लस sin थीटा। तो अगर आप इसको cos थीटा प्लस sin थीटा लिख दोगे तो cos थीटा और sin थीटा क्या है, ये ऑसिलेटरी मोशन बनाते हैं, ठीक है, ये ऑसिलेटरी मोशन बनाते हैं। और साथ में आप क्या लिख सकते हो, पीरियोडिक मोशन बनाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो x है वो ऑसिलेटरी मोशन बनाएगा, यहाँ पे x क्या बनाएगा, ऑसिलेटरी मोशन बनाएगा, ठीक है। और साथ में क्या होगा, पीरियोडिक। अगर ये ऑसिलेटरी मोशन बना रहा है, बट एक चीज देखो, ये ऑसिलेटरी मोशन तो बना रहा है, मतलब ये जाएगा साइन वेव की टर्म में, बट साथ में अगर इतनी तीन ऑसिलेटरी मोशन बना रही है बट साथ में एक्सपोनेंशियल भी तो दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। मतलब कि ऑसिलेटर बनाएगा बट साथ के साथ जो इसका एम्पलीट्यूड है वो क्या होता जाएगा,
कम होता जाएगा इस एक्सपोनेंशियल की वजह से। तो ये टर्म कुछ ऐसे बनेगी, कैसे है, इसका एम्पलीट्यूड जाते जाते कम होता जाएगा। क्लियर? ठीक है? तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ये है हेवी डैम्पिंग, ठीक है, और ये ऑसिलेटरी मोशन जो आया है ये क्या है, लाइटली डैम्पिंग की वजह से आया है, ये लाइटली डैम्पिंग की वजह से आया है। ठीक है, ये चीज दिख रही है आप लोगों को? एक्सक्यूज मी मैम। मैम दोनों एक ही में बनाने हैं ग्राफ? हाँ जी, एक मिनट बना दो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी नवजीत। मैम फिर ये पीरियोडिक कैसे हुआ? पीरियोडिक साइन थीटा की वजह से। अच्छा हाँ, वैसे उसको पीरियोडिक क्योंकि cos थीटा साइन थीटा पीरियोडिक होते हैं, हाँ जी। नहीं मैम, उसकी वजह वैसे से फिर ये इसको फिक्स्ड पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट तो नहीं करेगा ना? हाँ, वैसे इसको पीरियोडिक नहीं बोलोगे, बट cos थीटा sin थीटा को पीरियोडिक बोला है, बट साथ में एक्सपोनेंशियल का फैक्टर पड़ा है तो ये डिके करते रहेंगे। ओके ओके मैम, ठीक है। क्लियर है बाकियों को सभी को? हाँ जी मैम। अच्छा, अब हमारा आता है थर्ड केस, क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होगा, क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होगा, क्रिटिकल डैम्पिंग में बी स्क्वायर इक्वल आ गया है ओमेगा स्क्वायर के, तो ये इक्वल आया तो e रेज़ टू पावर 0 1 e रेज़ टू पावर 0 1, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो आया x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस bt, ये बन गया a प्लस b। देखो, जब हमने हेवीली डैम्पिंग की थी तो इसमें सॉल्यूशन आया था, यहाँ पे cos आया था, यहाँ पे sin आ गया था, ठीक है, और वो क्या थे, सारे नॉन पीरियोडिक फंक्शन थे। अगर आपको क्रिटिकल डैम्पिंग में देखोगे यहाँ पे क्या चीज आई है, ये आ गई है, तो अगर ये चीज आई है तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, जो x है वो एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, यहाँ पे x क्या है, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। देखो, हेवीली डैम्पिंग में भी ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा था और क्रिटिकल डैम्पिंग में भी ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हैवी में ये भी टर्म आ रही थी, यहाँ पे कॉश आ रहा था, कॉश और साइन वाली टर्म्स आएंगी, ठीक है, साइन एच वाली, तो इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पे ये टर्म प्रेजेंट थी तो इसकी वजह से बहुत जल्दी सिस्टम डिके करता था, ठीक है? बहुत जल्दी डैम्पिंग होती थी और वैल्यू जीरो को अप्रोच कर जाती थी, बट यहाँ पे देखो कोई भी टर्म नहीं है, और कोई भी टर्म नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक्सपोनेंशियल वेरी करेगा और एक्सपोनेंशियल आएगा। तो अगर आपने x को जीरो करना है तो आपको कितना टाइम लगेगा, e को इनफाइनाइट बनाना पड़ेगा, e रेस टू पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो, तब जाके x जीरो बनेगा, तब जाके x क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो यहाँ पे क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होगी, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल डिके होगा, ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा, क्योंकि ना आपको साइन कॉस दिख ही नहीं रहे, तो यहाँ पे नॉन ऑसिलेटरी मोशन होगा, क्रिटिकल पे भी यहाँ पे नॉन ऑसिलेटरी मोशन होगा, यहाँ पे नॉन ऑसिलेटरी मोशन होगा और एक्सपोनेंशियली डिके होगी, और जो वैल्यू है वो जीरो को बहुत धीरे धीरे अप्रोच करेगी, बहुत धीरे धीरे मतलब कैसे जाएगी, कैसे जाएगी, ठीक है, जो ये मैंने बनाया है इसको स्ट्रेट ही बन गया, थोड़ा सा अच्छा बना लेना, डिके है एक्सपोनेंशियल, ये कैसे जाएगी वैल्यू, ठीक है, तो ये वाला जो डॉटेड लाइन है वो क्या बन गया है, क्रिटिकल के लिए। हाँ जी बताओ, ग्राफ क्लियर हुआ, ग्राफ पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। हाँ जी, लिख लिया है सबने? यस मैम।
फ्रीक्वेंसी अब नेक्स्ट, जैसे हमने अनडैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए फ्रीक्वेंसी निकाली थी, वैसे ही अब निकालेंगे डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखो, ये जो टर्म आप देख रहे हो बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट, ये तो मैं नहीं लिख सकती, ठीक है, क्योंकि अब मुझे ना माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम आइटा साइन थीटा और कॉस थीटा में नहीं लिखेंगे तब तक हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये वाली टर्म बड़ी होगी इससे, तभी तो हमारे पास ओवरऑल क्या रहेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी निकल के आएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा तभी तो ये आइटा की फॉर्म में आएंगे। तो इसको हम बोल रहे हैं ओमेगा डैश। ये है डैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, ये है डैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी। आप लोगों ने याद कैसे रखना है कि ये फ्रीक्वेंसी कैसे आई है, वहां पे हम लिखते थे ना साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा नॉट डैश टी आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही आपने सेम चीज यहाँ पे याद रखनी है, ई रेस टू पावर यहाँ पे अगर आइटा ओमेगा टी है तो ये बनेगा कॉस ओमेगा टी प्लस आइटा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ये। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो टाइम पीरियड निकाल लोगे। टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा डैश, तो 2 पाई बाय ये बन जाएगा। और ओमेगा नॉट अगर इसकी वैल्यूज आप लोगों को पता ही होंगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर की क्या वैल्यू थी, के बाय एम, और 2b की वैल्यू क्या थी, r बाय एम। तो b की वैल्यू निकल गई है r बाय 2। ये वैल्यूज रटी होनी चाहिए, रटी। वैसे ये इतना डिफिकल्ट तो नहीं था, हो गया होगा सबके याद। मैम 2 मिनट इरेज मत करना, हम लोग नोट कर लें। मैम ओमेगा नॉट प्राइम जो बनाया वो एक बार रिपीट कर दो, कैसे बनाया था उसको रिवर्स करके। देखो हमारे पास जब आपने दूसरे वाला केस किया था, ठीक है, अनडैम्प्ड वाला केस किया था, तो वहां पे आपने ये चीज लिखते हो सोल्यूशन, ऐसे लिखते हो ना, ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, लिखते हो ना। हाँ जी। कॉस और साइन आएगा, कॉस और साइन कब आएगा, जब ये यहाँ से आइटा कॉमन निकलेगा तभी आएगा ना। तो हमने क्या किया, जी माइनस बाहर निकाल के ये बना लिया, माइनस कॉमन निकाल के आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। इतनी चीज जी। क्लियर पहले। तो अब यहाँ यस मैम। पे देखो ये बन गया है, तो आप इसको लिखते, इसको कॉस और साइन की टर्म में लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे देखो इसको हम लिखेंगे ओमेगा टी, ओमेगा टी मतलब ये बनेगी आपके पास फ्रीक्वेंसी साफ वाली। मीन्स बस पहले वाले को कंपेयर किया है, समझ आया या फिर नहीं। कंपेयर कैसे मैम, किसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हो। पहले वाले में हमारे पास ये चीज आती थी, ठीक है, हाँ जी। अनडैम्प्ड में। अब हमारे पास आ रही है ई रेस टू पावर आइटा बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी। दोनों को ठीक है कंपेयर मैम, हो करो, गया यहाँ क्लियर। पे फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, यहाँ पे फिर इतनी हो जाएगी ना, हाँ जी मैम, हो गया क्लियर। कंपेयर किया। मैम हमने टेम्पल में ई रेस्ट पर आइटम ओमेगा टी का किया था।
डैम्प्ड में, ये कहाँ किया था ई रेस्ट पर आइटा ओमेगा टी? अनडैम्प्ड में, डैम्प्ड में मैम, अनडैम्प्ड में, हाँ जी, जो सबसे पहले किया था। अनडैम्प्ड में ई रेस्ट cos थीटा प्लस sin आइटा sin थीटा ही होगा वो। इसको बैक लिखोगे तो वो आइटा ई रेस्ट टू पावर आइटा ओमेगा टी लिख सकते हो आप। वहां पे तो हमने सिर्फ इसका सोल्यूशन a cos ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी किया था। हाँ मुझे पता है, हम उसको एक्सपोनेंशियल में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जब उसमें आयोटा ही नहीं है तो हम उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? या तो उसमें b आयोटा sin ओमेगा टी होता, फिर तो हम उसे लिख सकते हैं e पर आयोटा ओमेगा टी। अगर मुझे जस्ट क्या करना है, मुझे जस्ट क्या करना है, सिर्फ वो चाहिए कंपेयर करने के लिए, एक स्टैंडर्ड वो चाहिए, वैल्यू चाहिए। देखो वहां पे क्या था, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये आ रखा था रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे भी तो हमारे पास कुछ ऐसा ही रिजल्ट निकल के आएगा, cos थीटा sin थीटा। ठीक है, cos थीटा cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी, तो मैंने वहां से ओमेगा की वैल्यू उठाई है। समझ में आया जितेंद्र, या फिर अभी भी नहीं आया? कैसे उठाई है वैल्यू? इस साइड तो लग गया पता, मतलब कि भी जैसे वहां पे ओमेगा था तो यहाँ पे भी हमें ओमेगा चाहिए होगा, तो इस मतलब हाँ कि इस जगह हमें ओमेगा अटैच कर लेंगे। पर ये तो कहना गलत है ना कि इसमें हमारे पास ये था ई रेज़ पर आया था ओमेगा टी। पता मैंने ये चीज क्यों की है कि ई रेस टू पावर आइटा ओमेगा टी, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल क्या कर रहा है, ये ई रेस टू पावर आइटा ओमेगा टी ये क्या है, ऑसिलेटरी मोशन बनाता है, और साइन और ओमेगा भी ऑसिलेटरी मोशन बनाते हैं। ई रेस ठीक टू है मैम। पावर आइटा ओमेगा टी ऑसिलेटरी मोशन बनाते हैं, और वहां पे साइन आ रहा था, ये भी ऑसिलेटरी मोशन बना रहा है, तो दोनों को मैं इक्वल इक्वेट कर सकती हूँ, ऐसे मैंने बोला है इनको। ठीक है मैम। ठीक है, अच्छा तो हमने किया है अभी, ये कौन सा किया है, अच्छा डैम्प्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर किया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं डैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। सारी चीजें सेम रहने वाली हैं, सिर्फ फर्क कितना, फर्क क्या पड़ेगा वो बता दें। ओमेगा नॉट की वैल्यू को और बी की वैल्यू को हमने टी में पुट नहीं करना, बस इतना ही तक ही सॉल्व करना है। बस इतना ही करना है। ठीक है मैम। डैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, डैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में क्या होगा, मैकेनिकल ऑसिलेटर में एयर रेजिस्टेंस आ रही थी, मैकेनिकल ऑसिलेटर में एयर रेजिस्टेंस आ रही थी। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं अनडैम्प्ड बनाऊं तो ये बनाया मैंने, यहाँ पे कौन सी रेजिस्टेंस आएगी, कौन इसे ऑपोजिशन देगा, यहाँ पे ऑपोजिशन देगी वायर की रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस नहीं आएगी? यस, यहाँ पे वायर की रेजिस्टेंस काम करेगी, वायर की रेजिस्टेंस को हमने क्या मान लिया है, ये मान लिया है, ये मान लिया है हमने। ठीक है, तो हमारे पास देखो पहले ये रेजिस्टेंस नहीं आ रही थी, अब ये रेजिस्टेंस आ गई है, तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस इसको डैम्प्ड बनाएगी। ठीक है, डैम्पिंग इस टर्म की वजह से हमारे पास निकल के आएगी। अब पहली चीज हमने पहले क्या किया था, एक्सप्रेशन एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0, यही चीज किया था। अब यहाँ पे एक टर्म और ऐड कर दो, कौन सी, रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितनी होती है, आई आर, ये बन जाएगा, ये निकल के आएगी क्वेश्चन। क्लियर हुआ कैसे आई है? सिर्फ मैंने एक टर्म ऐड की है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से डैम्पिंग होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। अनडैम्प्ड में सिर्फ इतनी चीज लिख रहे थे, डैम्पिंग है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टर्म प्लस हो जाएगी। अब फिर से आई को, क्योंकि कुछ जगह आई है कुछ जगह चार्ज है, तो आई को क्या लिख दोगे, डी क्यू बाई डी टी, तो ये बन जाएगा एल डी बाई डी टी डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी प्लस डी क्यू बाई डी टी आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बना एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ये टर्म आगे लिख ली आर
dq by dt plus q by c is equal to 0। अब l से क्या कर देना है, डिवाइड। तो t स्क्वायर q by dt स्क्वायर प्लस r by l dq by dt प्लस q by lc is equal to 0। अब फिर से इसको कंपेयर करो लास्ट वाले के साथ। कैसे लिखा था हमने, 1 by lc, ये हमारी अनडैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी आ गई है, अगर आप लोगों को याद हो, ये है, ठीक है। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई है रूट 1 बाय एलसी। और इस टर्म को हमने क्या लिखा था बताओ जल्दी से, अगर किसी को याद है। अभी किया है एक्सप्रेशन ये तो, आर लिखा था डैम्पिंग कांस्टेंट, टू बी। आर बाय एल को लिखा था 2b, मींस ये क्या है, डैम्पिंग टर्म है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ के बाद क्या आएगा, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2b डी क्यू बाय डी टी प्लस ये बन जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर 0। अब यहाँ पे फिर से इसका सोल्यूशन फाइंड करने हैं। सेम ही दिख रही है क्वेश्चन आपको, बट यहाँ पे x की जगह पे क्या है, q है, सिर्फ x की जगह पे क्या है, q है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, q इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस बी टी e raised to a e raised to power minus t square minus omega naught square t plus b e raised to power b square minus omega naught square t। ये बना सॉल्यूशन। अब फिर से यहाँ पे भी तीन केसेस निकल के आएंगे, यहाँ पे भी तीन केसेस आएंगे, वही हेवीली डैम्पिंग, लाइटली डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग वाला। लिखो जल्दी से ये, लिख लिया है। यस मैम। मैम तो देखो अब हमारे पास ये चीज बन गई है। अब रिवीजन है, आप लोग बताओगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। 2 मिनट लगाते हैं इस पे। q की वैल्यू आ गई है e रेस टू पावर माइनस बीटी a e रेस टू पावर माइनस t स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर t प्लस b e रेस टू पावर b स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर t। ये है चीज। अच्छा, अब मुझे बताओ हमारे पास तीन कौन से केसेस थे, जल्दी से। b square greater than omega naught square, heavily पहले damped, ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर, b square less than omega naught square, lightly damped, v square is equal to omega naught square, critically damped। यस ये है हेवीली डैम्प्ड, ये है लाइटली डैम्प्ड और ये है क्रिटिकल डैम्पिंग। इसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा, नॉन पीरियोडिक। मैम सेम ही नॉन पीरियोडिक और डिपेंड अपॉन ई रेज टू पावर माइनस बीटी। नॉन ऑसिलेटरी मोशन आएगा और जो एक्स है वो कैसे डिके करेगी, एक्सपोनेंशियली फास्ट Exponentially। डिके होगा। एक्सपोनेंशियली डिके होगा। एक्सपोनेंशियली
डिके होगा और बहुत फास्ट होगा। मैम चार्ज डिके होगा एक्सपोनेंशियली। यस, चार्ज डिके हो रहा है। हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लाइटली डैम में और साथ में एक्सपोनेंशियली डिके होगा। है? अ- अच्छा, अ- ऑसिलेटरी मोशन होगा और साथ एक्सपोनेंशियल डिके भी होगा। ये लास्ट में फिर नॉन पीरियोडिक होगा और जल्दी हो जाएगा। नॉन सॉरी, ऑसिलेटरी और जल्दी नहीं होगा, एक्सपोनेंशियली डिके करेगा और बहुत स्लोली डिके करेगा, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही फैक्टर होता है एक्सपोनेंशियली। अगर आपने इसको जीरो बनाना है तो टी को इनफाइनाइट होना पड़ेगा, तब जीरो बनेगा। मीन्स बहुत टाइम लगेगा इसको क्या होने के लिए, जीरो बनने के लिए। तो जिसका ग्राफ था वो कैसा था, हैवीली के लिए बहुत जल्दी होगा, इस तरफ टी हो जाएगा, इस तरफ चार्ज। और लाइटली के लिए ये ऑसिलेटरी बनेगा और डिके करेगा, और उसके बाद ये बन जाएगा इसके लिए। ठीक है, ये बनेगा लाइटली के लिए और ये बनेगा क्रिटिकल के लिए और ये बनेगा हैवी के लिए। प्लीज बताओ, किसी के पास वाइब्रेशन वेव्स की बुक है? मेरे पास ना पीडीएफ था, उसमें यही तक थे आर्टिकल। किसी के पास है वाइब्रेशन वेव्स की बुक? यस मैम है। उसमें देखना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, आज घर से उठा के ला। 1 मिनट मैम। मैम कल वाला लेक्चर अपलोड हो गया है ऐप पे? ग्रुप में सेंड कर दिया है मैंने, कल शाम को कर दिया था। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग मैंने कर दिया था, ओके कर मैम। दिया था मैंने। यस मैम कर दिया था। उसके बाद शायद हमारे पास फोर्स ऑसिलेशन होगी। मैम ग्राफ में जो ये क्रिटिकल की आपने लाइन बनाई है डॉटेड, ये मैम इकट्ठे नहीं खत्म होंगी दोनों ऑसिलेटरी के लिए, लाइटली डैम्प्ड के लिए, कि मैम ये पहले हो जाएगी मतलब ग्राफ में? नहीं होगी, ये खत्म ही नहीं होगी, ये खत्म ही नहीं होगी एक्चुअल में, ऐसे चलती जाएगी, क्योंकि इसको इनफाइनाइट टाइम लग रहा है जीरो होने के लिए। मैम पिछले वाले में भी सेम ऐसे ही होएगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा उससे? इससे आगे मैम ऑसिलेटरी बीच वाले मैम लाइटली वाले से? लाइटली वाला कौन सा है? लाइटली वाला तो ये है। हाँ जी मैम, इससे आगे नहीं करना पड़ेगा उसको मैम, कि मैम नहीं, बस वो जरूरत वही नहीं एंड है, हो जाएगी? जरूरत नहीं है। ओके मैम, बस मैम टच नहीं होनी चाहिए एक्सिस को? टच नहीं होनी चाहिए। खोली किसी ने वाइब्रेशन बुक? अच्छा, आप लोगों को मैंने सेकंड असाइनमेंट भेजी थी, की है किसी ने? भेजी थी या फिर नहीं भेजी थी शायद? भेजी ईडी थी की मैम। मैम। हाँ जी, ईडी की, हाँ जी। मैम आप ना पीडीएफ फॉर्म बना के भेज दो दोनों के। टाइप हो गया है वो, टाइप हो गई है, मैं टाइप हुआ भेज देती हूँ। हाँ जी मैम, वो तो मैंने क्योंकि ना वो ना ऐसे लिखे थे। प्रिंट आउट सही निकल जाता है उसका। हाँ जी, वो ना मैं एक्चुअली ऐसे ही लिखे थे, तो मैंने सोचा ये फ्री बैठे हैं, इनको भेज देती हूँ टाइप होने से पहले। मैम फ्री नहीं होते, 10:30 बजे नींद आने लग जाती है, बस हो गया।
अच्छा, आज भी भेज दूँ तो डेली की डेली भेजा करेंगे असाइनमेंट्स। मैम असाइनमेंट्स आप कहाँ ग्रुप में भेजोगे? ग्रुप में भी भेजूंगी, वो ना एक साथ वैसे बन जाएंगी। हाँ, उसमें ऐप में भी अपलोड कर दूंगी उसका। ऐसी फोटो नहीं डाल सकती ना मैं, वो टाइप होके जाएंगे ऐप में, तो वो टाइप हुआ आ गया है वो ऐप में अपलोड कर दूंगी, वहां से उठा लेना आप। मैम ऐप में ना आपके मतलब कि सेक्शन बहुत बने होते हैं, पता तो चलता नहीं किस सेक्शन में कर रहे हो। कोई बात नहीं, कुछ अलग बनाते हैं आज फिर, जहाँ पे आपको पता चले कि कहाँ पे ऐप में अपलोड ना होंगे। मैम थोड़ा सिस्टमेटिक सा बनाओ, जैसे आप ना ऐसे हमारे लिए पार्ट टाइम जॉब करने लग जाओ। जैसे केमिस्ट्री वालों का बना हुआ है ना, वैसे थोड़ा सिस्टमेटिक सा। अगर आप हम हमारे, मतलब कि 1 महीने बाद भी खोल लेना, केमिस्ट्री का पता चल जाता है, यहाँ पे ये पढ़ा है, यहाँ पे ये पढ़ा है। फिजिक्स का तो ना चेक करने पड़ते हैं सारे आइकन खोल खोल के किसने क्या पढ़ा है। नोट्स में क्या दिक्कत आती है? नोट्स में तो नाम लिखा हुआ है वहां पे। नहीं मैम, जैसे आपने पता नहीं कौन सी असाइनमेंट डाउनलोड की थी, वो वीडियो सेक्शन में कर रखी थी शायद। नहीं नहीं, वो वीडियो सेक्शन में उसकी असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट का वीडियो सोल्यूशन है। पता नहीं मैम, बहुत मतलब कि ना। असाइनमेंट्स के तो प्रॉपर नाम लिखे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें? नहीं मैम, असाइनमेंट्स के नाम तो लिखे हुए हैं, कोई किस मतलब कि आगे जाके किसी सेक्शन में है, वो कोई वो किसी प्रॉपर सेक्शन। टॉपिक भी लिखे हुए हैं, आपने कैसे देख रहे हो आप? दोबारा चेक करूंगा मैं। चेक करो, मैंने तो ऐप ही खोल ली है। इतना टाइम, पर ये बंद हो जाएगा। मैम डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेटर में तो मैम वो डैम्पिंग वाला है, उसके बाद पूछ रहे हो मैम? डैम्प ऑसिलेटर, एक मिनट रुको। नहीं मिली बुक। मैम खोल ली मैंने, वही पूछ रही हूँ मैम कौन सा टॉपिक। एक तो डैम्प सिंपल हार्मोनिक मोशन है। डैम्प तो हो गया, इलेक्ट्रिकल भी हो हाँ गया। जी मैम। उसके बाद आगे आगे कौन सा टॉपिक है? आगे मैम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है, लॉगरिथमिक रिलैक्सेशन डिक्रीमेंट। टाइम, यस मैम, क्वालिटी फैक्टर, ये वाले टॉपिक्स हैं। अच्छा, अभी तो वैसे भी ना 7 बज गए हैं। चलो मैं ना आज ऐसा करते हैं, मैं ना शाम को आधी क्लास लगा ही लेती हूँ। ये वाला ना जो रहता है, ये वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी आपको। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट जो भी है, क्वालिटी फैक्टर आएगा, बैंडविड्थ आएगी, ये करवा दूंगी। यस मैम, सुपरपोजिशन है उसके बाद मैम, सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए भी। ठीक है, ये पोलराइजेशन वाला टॉपिक है सेम, जैसे हमने पोलराइजेशन में नहीं, अलग यस किया था। मैम। मैम आप 7:30 पे लगाओगे? 7:30 का 7 o'clock फ्री हो जाते हो? 7 o'clock मैम, 7:15 मैम तक अगर हो। तो केमिस्ट्री क्लास होती तो 7, सही 7 या 7:05 पे हम फ्री हो जाते हैं। मैथ्स की क्लास का हम कह नहीं सकते मैम, सही 5 बजे स्टार्ट करेंगे, 5:15 बजे स्टार्ट करेंगे, कितने बजे करेंगे और कितने बजे फ्री करते हैं। आज चलो फिर केमिस्ट्री की शाम को बात क्लास रख नहीं है? लेते हैं। आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं है मैम? नहीं, आज केमिस्ट्री की नहीं लगेगी, कल मैम का ना मैसेज आया था ग्रुप में, ये सिर्फ कल को केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी। ठीक है। मैम असाइनमेंट जो है वो फिजिक्स लाइव वाले भी मिलेगी या फिजिक्स वाले अकेले में मिलेगी? दोनों में, दोनों में। ओके मैम। कहा था जतिंदर, आज में केमिस्ट्री की क्लास नहीं है? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम जी। एक कंफ्यूजन हो रखी है। मतलब जैसे हम लोग ना लाइव वाले में वीडियोस देखते हैं, वहां पे तो जैसे वो सिस्टमेटिक सी बनी हुई है, भी एक वीडियोस है, 2 वीडियोस है, लेकिन जब दूसरे में देखते तो काफी सारी है। फिर कौन सी मैम हम फॉलो करें? वो दूसरे में ना वीडियोस ज्यादा इसलिए क्योंकि एक क्लास 2 घंटे की लगती है, वो ना रिकॉर्डेड वाली वीडियोस है, वो आधे आधे घंटे की हैं। फिर मैम इसी वजह लाइव से फॉलो कर ले? देखो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप रिकॉर्डेड वाला देखो, लाइव वाला देखो, कंटेंट दोनों में सेम करवाया हुआ है। मैम जैसे स्टैटिक्स की ना वहाँ पे जो लाइव वाला हाँ, उसमें एक वीडियो है। स्टैटिस्टिकल की
हाँ स्टैटिस्टिकल की मैंने स्पेशल चीज बोली हुई है कि रिकॉर्डेड वाला देखो आप। ओके मैम। मैम बाकी और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की है जैसे मैम, उसमें सारा टॉपिक्स कवर हो रहे हैं मैम, उसमें कुछ CSIR की भी डाली हुई है ना वीडियोस। लेजर वाला पार्ट अभी पेंडिंग है। ठीक है मैम, उसमें मैम सारे वो ऑप्टिक्स, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह। हाँ, वो ऑप्टिक्स में आने वाला है, वो लेजर वाला पार्ट पेंडिंग है। मैम सिर्फ स्टैटिस्टिकल वाली दूसरी में कर ले, बाकी सारी लाइव में ही कर ले? हाँ बाकी सारी हैं, बाकी सारी क्योंकि हैं। मैम इसमें ना थोड़ा सा मतलब ऐसे पूरा पता लग जाता है लाइव वाले में, वो रिकॉर्डेड वाले में ना थोड़ी सी ऐसी वीडियोस ज्यादा होने की वजह से कंफ्यूजन होती है। वहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो ऑर्डर में ही पड़ी है सही। मैम मैंने जैसे हम लोग उसमें लाइव वाले में करते हैं ना, तो पता चलता रहता है कि इसके बाद ये वीडियोस है, मतलब इतना करना है ये वाला, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। कोई बात नहीं, आप मेरे से पूछ लिया करो क्या दिक्कत आती है, कोई इशू बस नहीं है। अब स्टैटिस्टिकल वाला उसमें से कर लेते, बाकी सारा लाइव वाले में से कर लेंगे। ओके थैंक यू मैम। बस अब और तो नहीं करवाना मैम, शाम को ही करवाओगे? शाम को करवाएं। शाम को 7:30 पे होगी। हाँ जी। ठीक है मैम। आज केमिस्ट्री की है मैम? केमिस्ट्री की नहीं मुझे है नहीं आज? पता। नहीं आज नहीं है हो रहे केमिस्ट्री हैं। की, मैथ्स की लगेगी मैम 5 बजे। ओके ठीक ओके है। ठीक है। थैंक यू मैम।